हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में हम लोग पढ़ रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें हम लोगों ने खत्म कर लिया है बच्चों माइटोसिस। अगर आपने मियोसिस का शॉर्ट लेक्चर नहीं देखा है तो इससे मैंने पहले 9 मिनट्स का शॉर्ट लेक्चर डाला हुआ है आपके लिए, जिसमें जाकर के आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि शॉर्ट में हम मियोसिस को कैसे समझेंगे। चलिए बात करते हैं मियोसिस की। तो अब एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का सेशन है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, अपनी एनसीईआरटी खोल करके बैठिए। नाउ सबसे पहले हम समझेंगे बच्चों की व्हाट इज मियोसिस, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ बताया जा रहा है कि जब ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन हम करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, तो इसमें आता है बच्चों दो गैमेट का फ्यूजन होना। ये दोनों कंप्लीट, ये जो गैमेट होते हैं दोनों, इनमें बच्चों में हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। गैमेट्स फॉर्म्ड होते हैं बच्चों स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल से। तो कौन सा फिनोमेना होगा जो डिप्लॉइड सेल से बच्चों हैप्लॉइड गैमेट को बनवाएगा? दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल्स डिवीजन, जो कि क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस करने का काम करता है, और जिसके कारण जो परिणाम रिजल्ट आता है उसमें आपको पता चलेगा कि हैप्लॉइड डॉटर सेल में कंटेंट जो क्रोमोसोम का है वो हैप्लॉइड हो गया है। इस प्रकार के डिवीजन को बच्चों मियोसिस कहते हैं। फिर से बोल रहे हैं, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप क्या करते हैं, गैमेट्स को बनाते हैं बच्चों, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होकर के जाइगोट को बनाते हैं। तो ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट का जो प्रोडक्शन है वो किसके द्वारा इंश्योर किया जाता है? इट इज इंश्योर बाय मियोसिस। नाउ मियोसिस इंश्योर करती है कि हैप्लॉइड फेज आ जाए किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जबकि फर्टिलाइजेशन रिस्टोर कर देता है डिप्लॉइड फेज को। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि मियोसिस क्या करता है, गैमेटोफिटिक फेज को लाता है, वाइल जबकि जाइगोट बनते समय क्या होता है, ये गैमेट फ्यूज होकर के हमें जाइगोट दे देते हैं। अब जब हम मियोसिस की बात करते हैं जो कि गैमेटोजेनेसिस में होता है प्लांट्स में और एनिमल्स में, इसके फलस्वरूप बनता क्या है बच्चों, हैप्लॉइड गैमेट्स देखने को मिलते हैं। मियोसिस की फीचर्स आपको दिए जा रहे हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। पहला कि मियोसिस में बच्चों 2 सीक्वेंशियल साइकिल होती हैं, जिनमें एक बार न्यूक्लियर का डिवीजन दैट इज न्यूक्लियस का डिवीजन, दूसरी बार सेल डिवीजन होता है। और ये दोनों सीक्वेंशियल साइकिल मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में होती है। मियोसिस 1 में भी न्यूक्लियस का डिवीजन और सेल का डिवीजन, मियोसिस 2 में भी न्यूक्लियस का डिवीजन और सेल का डिवीजन होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात याद करने वाली यहां है कि केवल एक बार सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है जो कि इंटरफेज के एस फेज में होता है, ये याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट, मियोसिस फर्स्ट की जो शुरुआत होती है वो पैरेंटल क्रोमोसोम के रेप्लिकेशन के साथ होती है, जिसमें आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड फॉर्म्ड हो जाते हैं एस फेज में। इस तरीके से समझिए, यहाँ पे इस तरीके का क्रोमोसोम बन जाएगा और ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगी। तीसरा पॉइंट, मियोसिस इन्वॉल्व करता है पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम को, और फिर इनके बीच बच्चों रिकॉम्बिनेशन होता है इनकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच, जो कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं। इन बात को समझिए, ऐसे क्रोमोसोम हैं आपके, ये दोनों बच्चों आपके सिस्टर क्रोमेटिड हैं, एक प्रकार का ये क्रोमोसोम है, और ये दोनों की मार्फोलॉजी एक ही जैसी है, ऑरिजिन एक ही जैसी है, इसलिए हम लोग इनको होमोलॉगस क्रोमोसोम कहेंगे। ये इनकी सिस्टर क्रोमेटिड है। अब सिस्टर क्रोमेटिड के बीच बच्चों इस तरीके से यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगा। इस क्रॉसिंग ओवर से एक दूसरे के न्यूक्लियोटाइड्स को ये लोग लेकर के चले जाएंगे, तो इसके पास कुछ डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स आ जाएंगे और इस क्रोमोसोम के पास कुछ डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड या जीन्स होंगे। इस प्रोसेस को हम लोग रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जो कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच होती है। चौथा पॉइंट, यहाँ पर बच्चों 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है, जो कि एंड ऑफ मियोसिस सेकंड पे हमें मिलती है। मियोटिक इवेंट को हम ग्रुप कर सकते हैं फॉलोइंग फेजेस में। अगर मियोसिस 1 को देखते हैं तो यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट होता है। इसका प्रोफेज फर्स्ट सबसे लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट फेज होता है, जो कि इटसेल्फ 5 फेजेस से मिलकर के बना होता है। मियोसिस सेकंड की बात करें तो यहाँ पर भी प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड होता है। और मियोसिस सेकंड बच्चों बिल्कुल आपके माइटोसिस की ही तरह रेगुलेट किया जाता है। जिस तरह से माइटोसिस आपने देखा है, वैसे ही हम कह सकते हैं कि माइटोसिस की तरह ही बिल्कुल दिखता है। यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो जाती है।
ये शॉर्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है, आप जाकर के उसको विजिट कर सकते हैं, मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा वीडियो का। चलिए अब हम चलते हैं मियोसिस 1 में, एक एक फेज को पहले से पढ़ेंगे, इंटरफेज की बात नहीं करेंगे। इससे पहले मियोसिस फर्स्ट से पहले बच्चों इंटरफेज हो चुका होगा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है एस फेज होगा, एस के बाद G1 फेज होगा, G1 के बाद बच्चों G2 फेज होगा। एस फेज में हमने रेप्लिकेशन कर लिया है, दैट इज डीएनए रेप्लिकेट हो चुका है, डीएनए का अमाउंट बढ़ चुका है और इस तरीके के हमने क्रोमोसोम को तैयार कर लिया है। ये क्रोमोसोम में बच्चों ये दोनों आपको जो क्रोमेटिड दिख रही हैं, इन क्रोमेटिड को आपस में बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्लियर? प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट बच्चों ये फर्स्ट फेज है मियोटिक डिवीजन का, जो कि टिपिकली लॉन्गर होता है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है अन्य माइटोसिस की तुलना में बच्चों। इट हैज बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 5 फेजेस। इसको 5 फेजेस में बच्चों हम डिवाइड करते हैं। किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं ये भी याद होना चाहिए, बेसिस ऑन द क्रोमोसोमल बिहेवियर। जैसा जैसा हम क्रोमोसोम का बिहेवियर देखते हैं उस आधार पर हम इसको बच्चों 5 फेजेस में डिवाइड करते हैं। अब इसके पांचों फेज के आपको नाम याद करने चाहिए। पहले फेज के नाम का नाम है लैक्टोटीनी, दूसरा फेज जाइगोटीनी, तीसरा फेज पैचिटीनी, चौथा फेज डिप्लोटीनी और पांचों फेज डायाकाइनेसिस। शॉर्ट लेक्चर में इसकी ट्रिक भी आपको बताई गई है। चलिए ड्यूरिंग लैक्टोटीनी की बात करते हैं। लैक्टोटीनी में क्या देखने को आता है? लेप्टोटनी स्टेज ऐसी है जिसमें क्रोमोसोम बच्चों ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आपको विजिबल हो जाते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर। आप लाइट माइक्रोस्कोप की सहायता से इनको देख सकते हैं। यहां पर कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम आपको कंटिन्यू नजर आएगा लेप्टोटनी स्टेज जब तक चलती रहेगी। क्रोमोसोम इस तरीके से कंडेंस्ड होके आपको विजिबल होने लगेंगे और आप जब तक लेप्टोटीनी स्टेज में रहेंगे तब तक आप देखेंगे कि ये और कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं और कंडेंस्ड होते जा रहे हैं। लेप्टोटीनी के बाद जो स्टेज आती है, जो फॉलो करती है स्टेज, सेकंड स्टेज का नाम है बच्चों जाइगोटीनी। जाइगोट का मतलब होता है बच्चों पेयर होना, पेयरिंग करना। तो इस स्टेज में क्रोमोसोम स्टार्ट कर देते हैं पेयरिंग, यानी ऐसा ही क्रोमोसोम इसके बगल में इस तरीके से आकर के सिचुएट हो जाएगा, इसे पेयरिंग कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस। तो साधारण भाषा में बच्चों हम पेयरिंग कहते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल भाषा में बच्चों हम इसे साइनेप्सिस कह सकते हैं। सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स को हम लोग होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बोलेंगे बच्चों। अब ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम हो गए हैं इन्हें हम लोग होमोलॉगस क्रोमोसोम कहा करेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स में जब हम इस स्टेज को देखते हैं तो ये इंडिकेट होता है कि क्रोमोसोम साइनेप्सिस अकम्पनीड, इसकी सहायता को करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मौजूद होता है। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को कहते हैं बच्चों साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा बच्चों इनके बीच, इस कॉम्प्लेक्स को कहेंगे बच्चों साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम को पास में रहने में सहायक होता है, साइनेप्सिस को अकम्पनीड करता है, वेलकम करता है साइनेप्सिस का। आगे द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ साइनेप्स होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बच्चों बाइवेलेंट और टेट्रेट। ये समझना आपके लिए बच्चों इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इस तरीके से क्रोमोसोम जब पास में आ जाते हैं तो देखिए यहाँ दो क्रोमोसोम एक जैसी ओरिजिन वाले हैं बच्चों, एक जैसी ओरिजिन वाले क्रोमोसोम यहाँ पर मौजूद हैं। दीज आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड दिस स्टेज इज नोन एज द बाइवेलेंट बिकॉज होमोलॉगस क्रोमोसोम आर क्लोज इनफ टू ईच अदर। और कह सकते हैं यहाँ पर देखिए दो क्रोमेटिड इस पे मौजूद हैं और दो क्रोमेटिड यहाँ पर मौजूद हैं, तो दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज बच्चों टेट्रेट। तो बाइवेलेंट या टेट्रेट स्टेज के नाम से इसको जाना जाता है। However, these are more clearly visible at the next stage। अगर आपको बाइवेलेंट देखना ही है तो आप ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं जाइगोटीनी की बात, दैट इज पैचिटीनी स्टेज में आपको ये ज्यादा स्टेज विजिबल हो जाएगी। पहली दो स्टेजेस की अगर हम बात करें प्रोफेज फर्स्ट में, रिलेटिवली ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं कंपेयर टू नेक्स्ट स्टेजेस दैट इज पैचिटीनी। पैचिटीनी की तुलना में बच्चों लैक्टोटीनी और जाइगोटीनी शॉर्ट लिव्ड होती हैं, मतलब इनमें टाइम ड्यूरेशन कम लगता है, जबकि पैचिटीनी में टाइम ड्यूरेशन बच्चों ज्यादा लगता है अगर हम कंपेयर करते हैं लैक्टोटीनी से और जाइगोटीनी से। अगर बात करें इस स्टेज की जो पैचिटीनी है, यहाँ पर बच्चों 4 क्रोमेटिड ऑफ ईच बायोवेलेंट क्रोमोसोम बिल्कुल आपको दिखाई लगने लगती है, दैट इज डिस्टिंक्ट हो जाती है।
और क्लियरली अपीयर होती है टेट्रेट के फॉर्म में। इस स्टेज में कैरेक्टरिस्टिक ये जो कैरेक्टराइज्ड होती है अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। यहां पर बच्चों आपको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स दिखते हैं। ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कुछ नहीं है, ये वो जगह है द साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर होना होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। ध्यान से देखिए बच्चों, इस तरीके से होमोलॉगस क्रोमोसोम बने हुए हैं, ठीक है। अब मैं इन पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स को ड्रा कर सकता हूं। यहां देखिए, ये वाली जो सिस्टर क्रोमेटिड है, मान लीजिए यहां पर और यहां पर होना है आपका रिकॉम्बिनेशन, यहां पर और यहां पर, यहां पर और यहां पर होना है रिकॉम्बिनेशन। तो ये आपके कहलाएंगे दोनों जगह बच्चों रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। दीज आर द साइट्स वेयर क्रॉसिंग ओवर होगा, क्योंकि ये दोनों आर्म आगे चल करके एक दूसरे को इस तरीके से क्रॉस करेंगे बच्चों, उसकी वजह से ही इसका फॉर्मेशन होगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम। आपको याद रखना होगा कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर होता है बच्चों जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना, लेकिन किनके बीच? टू होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब बात आती है होमोलॉगस क्रोमोसोम की कौन सी क्रोमेटिड। तो ये बच्चों दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं, ये भी आपको याद करना पड़ेगा कि होमोलॉगस क्रोमोसोम तो होता है बट उनकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर करते हैं। क्लियर? क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है एंड द एंजाइम इन्वॉल्व जो इसमें होता है उसको बोलते हैं बच्चों रिकॉम्बिनेज। ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम बच्चों आप अपने आप में कॉम्प्लेक्स है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंजाइम जिसमें कई सारी कैपेसिटी होती है। इसी अनवाइंडिंग भी कर सकता है, क्रॉसिंग ओवर भी करा सकता है और दूर भी कर सकता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड को। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम्स। क्रॉसिंग ओवर का परिणाम क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट होता है कि रिकॉम्बिनेशन हो जाता है जेनेटिक मटेरियल का दो क्रोमोसोम्स का। इसको हम लोग ड्रा करके देखेंगे, ड्रा करके देखते हैं तो ज्यादा समझ में आता है। देखिए बच्चों, इस तरीके से क्रोमोसोम्स रहेंगे, ठीक है। जाइगोटिनी के बाद ये पैचिटिनी में अपीयर हो गए हैं, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होना था। अब इनकी आर्म्स इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे और यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगा। यहाँ दोनों जगहों पर आपको क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा बच्चों। तो क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से आपको ये क्लियरली अपीयर होगा तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ केवल दो जगह बनाया है क्रॉसिंग ओवर को दिखाने के लिए, लेकिन ये दो से ज्यादा जगह पे भी पॉसिबल है। आप देखिए यहाँ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड केवल एक एक इन्वॉल्व हो रही है, ये साइड वाली नॉन सिस्टर क्रोमेटिड इन्वॉल्व नहीं हो रही है। इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर हमेशा 50% ही होगा या लेस देन 50% हो सकता है, कभी भी मोर देन 50% ही पॉसिबल नहीं है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैचिटिनी। दैट इज, अगर हम देखें रिकॉम्बिनेशन जो कि एक प्रक्रिया है जो क्रॉसिंग ओवर के द्वारा होती है, ये एंड हो जाती है पैचिटिनी तक। उसके बाद क्या होगा? लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब ये बच्चों क्रोमोसोम दूर जाना शुरू कर देंगे। दूर जाने से होगा क्या कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम इस तरीके से बच्चों लगे हैं, तो इनमें जो नोड्यूल्स था ये नोड्यूल भी ऊपर की ओर भागना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही ये नोड्यूल बच्चों नीचे की ओर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। क्रोमोसोम के दूर जाने से ऐसा होगा, ये नोड्यूल दूर जाने लगेगा। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों डिप्लोटिनी में। डिप्लोटिनी में हमसे क्या कहा जा रहा है? द बिगनिंग ऑफ डिप्लोटिनी The beginning of diploteny is recognized by the dissolution of the synaptonemal complex। जिस कॉम्प्लेक्स के कारण बच्चों होमोलॉगस क्रोमोसोम पास पास आ गए थे, अब ये कॉम्प्लेक्स बच्चों डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। डिप्लोटिनी स्टेज में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को हम डिसॉल्व करेंगे एंड द टेंडेंसी ऑफ रिकम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवैलेंट टू सेपरेट। इनकी टेंडेंसी होगी बच्चों अब सेपरेट हो जाने की। ये बाइवैलेंट क्रोमोसोम जो हमने ड्रॉ किए थे, आप दूर दूर जाना स्टार्ट करने की टेंडेंसी कर देंगे। यहाँ पर आपको ये इजिली विजिबल हो जाएगा। ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर्स, जहां पर इन्होंने क्रॉस
क्रॉसिंग ओवर की थी, जो मैंने कहा एक नोड्यूल्स जैसा है जो ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया है, नीचे की ओर शिफ्ट हो गया, केवल यहीं पर ये अटैच रहेंगे, इसके अलावा क्रोमोसोम दूर हो चुके होंगे। दीज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, बच्चों देखिए नोड्यूल्स के बनने से कैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है, देख सकते हैं आप, इस तरीके से और इस तरीके से। यहाँ पर आप देखें तो इस तरीके से एक्स शेप का स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है। ये जो एक्स शेप का स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है, इसे बच्चों कहते हैं कियास्मेटा। याद करिए कि हमने इसे पढ़ा है बच्चों डिप्लोटिनी स्टेज में। डिप्लोटिनी में ही हमें कियास्मेटा देखने को मिलता है। हर चीज को आपको याद करना है कि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ बनता है, क्रॉसिंग ओवर कहाँ कंप्लीट हो जाता है, और साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व कहाँ हो जाता है, कियास्मेटा का फॉर्मेशन कहाँ होता है। ऐसे स्टेजेस के साथ आपको नाम याद रखने हैं। अगर हम कुछ बात करें कि oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट्स को देखें, oocytes दैट इज ओवा फॉर्मिंग सेल्स बच्चों, है ना। oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटिनी कैन लास्ट फॉर मंथ ऑफ ईयर्स। यहाँ पर डिप्लोटिनी स्टेज बच्चों रुकी रहती है, कुछ महीनों से लेके कुछ वर्षों तक देखने को मिलेगी। अब हम चलते हैं डायकाइनेसिस स्टेज में। मियोसिस की फाइनल स्टेज का नाम है बच्चों डायकाइनेसिस, जो कि प्रोफेज फर्स्ट की लास्ट स्टेज है। दिस इज मार्क्ड बाय द, इसमें बच्चों आपको दिखता है कियास्मेटा का टर्मिनलाइजेशन। जैसे मैंने कहा था ये नोड्यूल बच्चों आपका दूर जाना स्टार्ट कर देगा। ये जो दूर जा रहा है नोड्यूल, ये कब दिखेगा बच्चों, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा, दैट इज आपको डायकाइनेसिस में अपीयर होगा। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड हो चुके होंगे एंड मियोटिक स्पिंडल असेंबल्ड हो चुके होंगे टू प्रिपेयर होमोलॉगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। इस बात को ऐसा समझिए कि ये सेल है, सेल में यहाँ मियोटिक स्पिंडल बच्चों बन चुके हैं और आपके क्रोमोसोम अब अलग होने के लिए इस तरीके से मेटाफेजिक प्लेट में आने के लिए तैयार हैं, बट अभी आए नहीं हैं, ये याद रखिएगा। बाय द एंड ऑफ डायकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा। यहाँ पर जो न्यूक्लियोलस पाया जाता होगा बच्चों वो डिसअपियर हो जाएगा। न्यूक्लियर एनवेलप जो यहाँ मौजूद होगा वो भी बच्चों डिसअपियर हो चुका होगा, या ब्रेक डाउन हो जाएगा। डायकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज। अब जो डायकाइनेसिस स्टेज है अगर हम उसकी तुलना करें तो ये मेटाफेज जैसी थोड़ी थोड़ी सी दिखने लगती है, दैट इज ट्रांजिजेंट हो जाती है। अब मेटाफेज की बात करें, मेटाफेज में बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे। सेल को बनाइए, सेल के पास इक्वेटर की प्लेट दिखाइए, इक्वेटर की प्लेट पे आप बच्चों क्रोमोसोम को इस तरीके से अपीयर कर दीजिए। यहाँ पर होमोलॉगस क्रोमोसोम इस तरीके से अपीयर हो जाएंगे बच्चों, इस तरीके से ये इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाएंगे और ऊपर से स्पिंडल फाइबर निकल निकल करके इस तरीके से क्रोमोसोम से अटैच हो जाएंगे। अब बारी है होमोलॉगस क्रोमोसोम को अलग करने की। माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। देखिए बच्चों होमोलॉगस क्रोमोसोम को पकड़ रहे हैं, इस बात को आपको याद करना होगा। यहाँ पर डायग्राम बना है, इस डायग्राम को देखिए, हम लोग मेंशन करते हैं इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं आपको पढ़ने के लिए। तो यहाँ प्रोफेज फर्स्ट में देखिए बच्चों कि होमोलॉगस क्रोमोसोम पास पास आ चुके हैं और सेपरेट होने के लिए तैयार हैं। मेटाफेज में देखिए मेटाफेजिक प्लेट पर आ चुके हैं और स्पिंडल फाइबर आकर के एक होमोलॉगस पेयर के एक क्रोमोसोम को पकड़ता है अपोजिट पोल से। ऐसे ही अपोजिट पोल से देखिए यहाँ आकर के होमोलॉगस क्रोमोसोम को पकड़ रहा है। नाउ ये वाले क्रोमोसोम बच्चों इस तरह चले जाएंगे और ये वाले क्रोमोसोम बच्चों अपोजिट पोल की ओर चले जाएंगे। दैट इज कह सकते हैं कि होमोलॉगस क्रोमोसोम बच्चों सेपरेट हो गए हैं। एनाफेज भी सेपरेट हो जाएंगे और टीलोफेज में प्रोफेज का उल्टा हो जाएगा। दैट इज यहाँ पर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेन्स वगैरह रीअपियर हो जाने का काम करेंगे। तो ये डायग्राम हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद रखना होगा क्योंकि डायग्राम से अधिकांशतः क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। एनाफेज फर्स्ट की बात कर लें। एनाफेज फर्स्ट में आप क्या देखते हैं बच्चों? एनाफेज फर्स्ट में वही बात, दैट इज होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम अपने अपोजिट पोल की ओर जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो दैट इज एनाफेज फर्स्ट, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं जबकि सिस्टर क्रोमैटिड रहती हैं अटैच्ड देयर सेंट्रोमियर। याद करिए बच्चों ये होमोलॉगस क्रोमोसोम इस तरीके से हैं, यहाँ पर देखिए इस होमोलॉगस क्रोमोसोम की ये सिस्टर क्रोमैटिड है और इस होमोलॉगस क्रोमोसोम की ये सिस्टर क्रोमैटिड है।
यहाँ पर क्या किया गया है, केवल और केवल क्रोमोसोम को पकड़ करके खींचा गया है। ये वाला क्रोमोसोम इस पोल की ओर चला आएगा और ये वाला क्रोमोसोम अनदर पोल की ओर बच्चों चला जाएगा। यहाँ पर रप्चरिंग नहीं होगी सेंट्रोमियर की, यहाँ पर भी रप्चरिंग नहीं होगी। तो वही एनाफेज में बोला जा रहा है कि इस तरीके से ये अलग होते हैं कि यहाँ कोई भी रप्चर नहीं होता, यहाँ पर रिमेन रहती हैं सिस्टर क्रोमेटिड, इस तरीके से बच्चों लगी रहती हैं अपने सेंट्रोमियर पर, ये बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए टीलोफेज फर्स्ट की बात करें। टीलोफेज फर्स्ट में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस इज कॉल्ड एज डायड ऑफ द सेल। बच्चों एक सेल से अब दो सेल का फॉर्मेशन हो गया है, इस तरीके से आपको दो सेल देखने को मिलेगी। ये अवस्था कहलाती है बच्चों डायड ऑफ सेल्स, जिसमें दो सेल का फॉर्मेशन होगा। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम की एक एक कॉपी दोनों न्यूक्लियस में जा चुकी है, तो न्यूक्लियस का भी डिवीजन हो चुका है बच्चों। ऑल्दो इन मैनी केसेस आपको क्रोमोसोम दिखेंगे अंडरगो सम डिस्पर्शन, क्रोमोसोम कुछ डिस्पर्शन अवस्था में भी जा सकते हैं। दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ द इंटरफेस न्यूक्लियस। बच्चों ये एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेस में नहीं जाते हैं। द स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, हम मियोसिस 1 से चल करके आए हैं, अब हम इंटरफेस 2 में नहीं जा रहे हैं, हम बच्चों इंटरकाइनेसिस स्टेज में जा रहे हैं, जिसमें क्रोमोसोम का डिस्पर्शन देखने को मिलता है। एंड जनरली ये बच्चों शॉर्ट लिव्ड ही होती है, दैट इज कुछ देर के लिए होती है। यहाँ पर बच्चों किसी भी प्रकार का डीएनए रेप्लिकेशन देखने को नहीं मिलता है, ये भी याद रखिएगा। इंटरकाइनेसिस के बाद बच्चों प्रोफेज सेकंड की शुरुआत होती है, जो कि मियोसिस सेकंड का फोर्थ फेज है। मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज फर्स्ट। इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रोफेज फर्स्ट की तुलना में प्रोफेज सेकंड ज्यादा बच्चों ये सिंपल होता है। अब हम लोग बात करेंगे मियोसिस सेकंड की। बच्चों मियोसिस सेकंड को अगर आपको पढ़ना है तो आप जाकर के मेरे लेक्चर माइटोसिस को पढ़ सकते हैं। माइटोसिस में मैंने जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है उसी तरह वहां पर ज्यादा एक्सप्लेन किया है, यहाँ शॉर्ट में दिया है तो मैं शॉर्ट में ही पढ़ करके आपको बताऊंगा। चलिए मैं एक सेल की बात करता हूँ कि यहाँ पर बच्चों एक सेट क्रोमोसोम लेकर के चला आया था। तो नाउ प्रोफेज में क्या होगा कि ये बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसके अंदर पाया जाने वाला न्यूक्लियोलस और यहाँ पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल सबके सब बच्चों डिसअपियर हो जाएंगे। यहाँ बचेगा केवल क्रोमैटिन, जो कि कंडेंस्ड होना शुरुआत कर देगा और काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, जो आगे चल करके बच्चों मेटाफेज स्टेज में बच्चों विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ बोला जा रहा है मियोसिस सेकंड इनिशिएटेड होता है इमीडिएटली आफ्टर द साइटोकाइनेसिस। जैसे ही साइटोकाइनेसिस फर्स्ट यहाँ कंप्लीट होती है वैसे ही मियोसिस सेकंड की शुरुआत हो जाती है। यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुल्ली इलोंगेटेड, जब तक कि क्रोमोसोम इलोंगेटेड हो रहे होते हैं उसके पहले ही प्रोफेज सेकंड की शुरुआत हो जाती है। इन कंट्रास्ट टू मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड रिजेंबल करती है नॉर्मल माइटोसिस की तरह। याद करिए कि मियोसिस फर्स्ट बच्चों जो कि ज्यादा अलग है, उसमें कॉम्प्लेक्स प्रोफेज फर्स्ट होता है, जबकि मियोसिस सेकंड ये रिजेंबल करती है माइटोसिस की तरह। यहाँ पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बच्चों डिसअपियर हो जाएगी बाय द एंड ऑफ प्रोफेज सेकंड। क्रोमोसोम अगेन आपको बिकम विजिबल हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट होना शुरुआत हो जाएंगे। सेकेंड स्टेज का नाम है बच्चों मेटाफेज सेकंड। यहाँ पे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं बच्चों। ये देखिए क्रोमोसोम इस तरीके से इक्वेटर की प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे और यहाँ से ऐसे पोल से निकल करके स्पिंडल फाइबर, ये आपको मियोटिक स्पिंडल फाइबर देखने को मिलेंगे जो काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे, जिनको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। ये अपोजिट पोल से आएंगे, स्पिंडल गेट अटैच टू द काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। नाउ एनाफेज सेकंड में क्या होगा, अब एनाफेज सेकंड में ये क्रोमोसोम बच्चों स्प्लिट हो जाएगा, दैट इज इसका सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा। तो सिस्टर क्रोमैटिड, यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड अब डिफरेंशिएट हो जाएंगी, दैट इज यहाँ देखिए इस तरीके से क्रोमोसोम आपने एक तोड़ दिया तो ये सिस्टर क्रोमैटिड अपोजिट पोल की ओर जाएगी और ये सिस्टर क्रोमैटिड बच्चों अपोजिट पोल की ओर जाती हुई आपको दिखेगी। ये सब कुछ होगा आपके एनाफेज सेकंड में। इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम which was holding the sister chromatid together। तो यहाँ देखिए सेंट्रोमियर की एक साथ बच्चों स्प्लिटिंग करा दी जाएगी, उसके बाद ये अपने अपोजिट पोल की ओर बच्चों सेल की ओर जाने लगेंगे बाई माइक्रोट्यूब्यूल के शॉर्टिंग से, जो कि काइनेटोकोर पे बच्चों अटैच रहते हैं। क्लियर, चलिए यहाँ पे बच्चों हमारा एनाफेज सेकंड खत्म हो जाता है। अब ये डायग्राम आता है, इस डायग्राम को पढ़ने की जरूरत है डायग्राम से, क्योंकि क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए यहाँ प्रोफेज सेकंड में क्या हुआ है,
प्रोफेज सेकंड में जो एक सेट बच्चों होमोलॉगस क्रोमोसोम की कॉपी आ गई थी, उसमें देखिए यहाँ अपोजिट पोल से ये विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। मेटाफेज में बच्चों देखिए इक्वेटेरियल प्लेट पे आ जाते हैं और स्पिंडल फाइबर इनसे अटैच हो जाते हैं। एनाफेज में एक एक क्रोमोसोम की बच्चों स्प्लिटिंग हो गई है। देखिए यहाँ पर ये सिस्टर क्रोमेटिड और ये सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग हो गई हैं। इसी तरह से रेड वाले की भी सिस्टर क्रोमेटिड बच्चों अलग अलग हो गई हैं। ये एनाफेज सेकंड है। और नाउ टीलोफेज सेकंड में बच्चों क्या हुआ है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह सब विजिबल हो गई एंड देन साइटोकाइनेसिस हो गई, तो आपको टेट्राड ऑफ सेल आप देखने को मिल गया है। टेट्राड ऑफ सेल दैट इज वहां आपको मिला था डायड ऑफ सेल। तो ये डायग्राम अब बच्चों याद रखिए, डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए बात करते हैं बच्चों टीलोफेज सेकंड में कि टीलोफेज सेकंड में क्या। तो टीलोफेज सेकंड की बात करें, मियोसिस यहाँ पर एंड हो जाती है बच्चों टीलोफेज सेकंड के साथ, इन विच टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम वंस अगेन गेट इनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर एनवेलप। यहाँ पर आपको दिखेगा बच्चों कि दो ग्रुप हैं क्रोमोसोम के और वो फिर बच्चों न्यूक्लियर एनवेलप से इनक्लोज्ड हो गए हैं। साइटोकाइनेसिस फॉलोज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल, क्योंकि अब 4 सेल बच्चों बन चुकी हैं। क्योंकि हम यहाँ पर दैट इज मियोसिस 1 की बात करें तो हमने 2 सेल का निर्माण कर लिया था। अब मियोसिस सेकंड जब हम कर रहे थे तो मियोसिस सेकंड में यही 2 सेल आगे गई थी, तो इस सेल से बच्चों 2 सेल बनी है और इस सेल से भी 2 सेल बनी है। इसलिए हमारे पास 4 सेल हैं। चारों में जो कंटेंट है बच्चों वो हैप्लॉइड हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो चुकी हैं। दैट इज 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। अब हमें देखना है कि मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम इसे पढ़ ही रहे हैं। मियोसिस वो मैकेनिज्म है जिसके द्वारा हम बच्चों स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर को कंजर्व करते हैं फॉर ईच स्पीसीज इज अचीव्ड अक्रॉस जनरेशन, जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। याद करिए बच्चों, मनुष्य 46 क्रोमोसोम के साथ पैदा हुआ है, लेकिन इसके गैमेट में बच्चों 23 क्रोमोसोम होते हैं। अगर हमें फिर से 46 क्रोमोसोम बनाने हैं तो हमें बच्चों इस गैमेट को 23 वाले क्रोमोसोम के साथ करवाना होगा, जिससे फिर नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में 46 क्रोमोसोम ही हो। तो ये मियोसिस के द्वारा ही पॉसिबल है कि हम हाफ ऑफ द क्रोमोसोम कर ले जाते हैं और नेक्स्ट स्टेज जाइगोट बनाते समय हम फिर उस स्पीसीज के क्रोमोसोम को फिर से कंजर्व करा ले जाते हैं। इवन दो द प्रोसेस पर से पर पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय द हाफ। देखिए यही बात बताई जा रही है कि यहाँ पर हम गैमेट बनाते समय क्रोमोसोम नंबर को आधा करा ले जाते हैं। इट ऑल्सो इंक्रीजेस द जेनेटिक वेरिएबिलिटी। दूसरा इसका रोल ये है बच्चों कि यहाँ पर हमने क्रॉसिंग ओवर किया है, जिसके कारण बच्चों रिकॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। और रिकॉम्बिनेशन एक प्रकार का कह सकते हैं ठीक ठाक शॉर्ट म्यूटेशन होता है, जो कि बच्चों एवोल्यूशन करवाता है। जेनेटिक मटेरियल में चेंज हुआ है, जिसके कारण एक नई आइडेंटिटी लेकर के ऑर्गेनिज्म पैदा होता है खुद की। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ऑल्सो इंक्रीजेस द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। दैट्स वाई हम अपने माता पिता से थोड़े से भिन्न होते हैं। अपनी हम कुछ खुद की हैबिट लेकर के कुछ पैदा होते हैं, खुद की आइडेंटिटी को लेकर पैदा होते हैं। वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। और ये जो वेरिएशन हम लेकर के पैदा होते हैं ये एवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, थैंक यू।